हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रीजनिंग का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायसन क्यूब। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আসাম স্টেটে এডিআর এর লেগে প্রিপারেশন করায় বা এক্সামটা দিবায় তো তোমরা লেগে ওইটা অনেকই ফ্রুটফুল একটা ভিডিও হইব, কেন কি এখান থেকে একটা क्वेश्चन तो আমরা এখানে আশা করতেই পারি যেটা एग्जाम মধ্যে আইব। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा बेसिक जान लेते कि होता क्या है। बेसिक में इसमें कुछ है ही नहीं, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, हम लोग एक क्यूब को रोल करते हैं। जब रोल करते हैं तो उस क्यूब का कितना साइड होता है? टोटल टोटल 6 साइड होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक फिगर अगर मिलेगा उसमें 3 ही साइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब रोल करते हो एक डाइस को, तो आप जब उस डाइस को देख रहे हो तो एट ए टाइम आप किसी भी डाइस का 3 साइड ही एक साथ देख सकते हो। एक साथ 6 साइड तो हम नहीं देख सकते ना, एक पीछे होगा, 2 साइड में होगा, एक नीचे होगा, ऐसे कुछ। तो हम लोगों को सारे साइड्स नहीं दिखते हैं, एट ए टाइम हम लोग 3 साइड को ही देख सकते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन बिटवीन 2 डाइसेस एंड उसके बाद क्या होगा, ऑपोजिट फिगर या ऑपोजिट फेसेस हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इस वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 different positions of the same dice are shown, the faces of which are marked with the letters F, G, H, I, J, K। वो इन लेटर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। Select the letter which will on the face opposite to the face having letter F। इस लेटर F के ऑपोजिट में कौन सा लेटर होगा वो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। अब कभी भी अगर आपके पास 2 डाइसेस है जहाँ पे ऐसे 3-3 फेस यहाँ पे दिख रहे हैं तो ऑपोजिट निकालने के लिए ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक मेथड होता है। क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पता है, रोटेशन। अब हम लोग उस मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों डाइसेस में से आपको कुछ कॉमन देखना होगा या फिर कुछ कॉमन ढूंढना होगा। तो इन दोनों डाइस में सबसे कॉमन पार्ट क्या है? देखिए तो एफ आई जे, यहाँ पे जे जी एच। ठीक है, कुछ तो कॉमन दिखा ना, यहाँ पे जे कॉमन दिखा। तो अगर जे कॉमन दिख रहा है तो आप क्या करोगे, पहले वाले डाइस में से जे लिखा। अच्छा, इस वाले डाइस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जे से अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, अगर ये एक सर्कल है तो इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, दिस इज क्लॉकवाइज, इधर से लेके ऐसे करके मूव। तो जे से अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो किधर जाएंगे, देखिए जे एफ आई, अगेन जे एफ आई, जे एफ आई, ये मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट कैसे मिलेगा, जे के बाद एफ मिलेगा, एफ के बाद अगेन आई मिलेगा। क्लियर, इतना मिल गया। अभी अगले वाले में भी कुछ 3 यहाँ पे फेसेस दिख रहे होंगे। 3 में से एक तो हमारे पहले वाले डाइस में भी था, कौन सा था, जे था ना। तो जे के ठीक नीचे फिर से मैंने जे लिखा। इस वाले में आपने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया था। तो इस वाले में भी आप जे से शुरू करके क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे। तो जे से अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जे से लेके जी, जी से लेके एच, एच से लेके वापस से जे, तो मूवमेंट क्या होगा, जे से लेके जी, जी से लेके एच, ये मूवमेंट हो जाएगा। तो अभी इन दोनों के बाद हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि एफ के ऑपोजिट में ये वाला, दैट इज एफ और जी दोनों ऑपोजिट में रहेंगे। आई और एच ये दोनों ऑपोजिट में रहेंगे। अब जे तो जे के ऑपोजिट में नहीं हो सकता, तो जे के ऑपोजिट में कोई अलग एक कोई एलिमेंट यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ से हम उसको अभी निकाल नहीं सकते। हम लोगों को क्या पूछा हुआ है कि लेटर एफ के ऑपोजिट में कौन सा होगा, तो लेटर एफ के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, जी। तो अपना आंसर क्या निकल रहा है, जी। ठीक है। अब मैंने मेथड में ऐसा कुछ बोला हुआ था ना कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सेम अगर आप क्लॉकवाइज ना जाके अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। कैसे, जे, देखिए जे आई एफ, जे आई एफ, इसमें जे जी एच, अच्छा सॉरी जे एच जी, तो अगेन एफ के नीचे यहाँ पे जी ही आएगा। इसका मतलब आपको बस दोनों डाइसेस में से पहले कॉमन पकड़ना था, उसके बाद दोनों कॉमन पॉइंट से आपको मूवमेंट करना था। अगर आप पहले वाले में क्लॉकवाइज मूव करते हो तो अगले वाले में भी क्लॉकवाइज मूव करोगे, उसके बाद जो जिसके नीचे आने वाला है वही होगा ऑपोजिट फेस। ठीक, मतलब यहाँ पे से एफ के ऑपोजिट में जी,
आई के ऑपोजिट में एच, ठीक है। अगला वाला जो भी एलिमेंट होगा वो जे के ऑपोजिट में होगा। चलिए बस इतना ही करना था, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना है हम लोग कंपैरिजन दो डाइसेस में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगेन सेम चीज है, दो डाइस आपके पास है, आपको दोनों में कंपेयर करना है। हम लोग ऑपोजिट फेसेस यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से कॉमन ढूंढो, इन तीनों में से कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे भी एफ दिख रहा है, यहाँ पे भी एफ दिख रहा है, तो हम लोग एफ से शुरू करेंगे पहले वाले डाइस में। एफ के बाद आप कहाँ जाओगे, अगर क्लॉकवाइज जाता हो तो एफ सी अगेन ई, ऐसा मूवमेंट होगा ना, एफ सी फिर ऐसा मूवमेंट, तो ऐसा ही चल रहा है, इधर से फिर इधर से फिर इधर से। तो एफ के बाद क्या हो जाएगा सी, और सी के बाद क्या हो जाएगा ई। सिंपल। इस वाले में भी शुरू कहाँ से करेंगे, पहले वाले डाइस में, और इस वाले में जो कॉमन पार्ट है वहां से शुरू करेंगे। तो शुरू कहाँ से करना है, एफ से, ठीक है। चलिए एफ से आगे शुरू करते हैं क्लॉकवाइज, एफ बी डी, एफ बी डी क्या हो जाएगा, एफ बी डी। अब आपको ऑपोजिट फेस पूछा हुआ है ना, तो ई का ऑपोजिट डी, सी का ऑपोजिट बी, एफ का ऑपोजिट। अगर कोई अलग से एक एलिमेंट हमको पता होता तो वो वाला एलिमेंट क्या हो जाता, एफ के ऑपोजिट। यहाँ पे हम लोगों को वो वाला एलिमेंट पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि अल्फाबेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यूजुअली क्या होता है, डाइस में नंबर्स अलॉट होते हैं 1 2 3 4 5 6, अगले वाले में भी 1 2 3 4 5 6। उस वाले केस में आपको इसका भी ऑपोजिट फेस पता चल जाएगा। हम लोग करने वाले उस टाइप के क्वेश्चंस भी। बट यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सी पूछ रहा है यहाँ पे। तो सी के ऑपोजिट में कौन सा था, तो सी के ऑपोजिट में बी। तो आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से, बस सिंपल। चलिए देखिए नंबर अभी हो जाएगा ना, हर एक नंबर हर एक एलिमेंट का ऑपोजिट हमको यहाँ पे पता होगा। कैसे, देखिए शुरू कहाँ से करना है, दो डाइस है, एक साथ दो को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन पार्ट को ढूंढना था। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 4 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। शुरू कर रहे, पहले वाले में अगर पहले 4 लिखते हैं तो अगले क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। मैं हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो। 4 5 2, 4 5 2। इस वाले में क्या जाएंगे, 4 से ही शुरू करेंगे। 4 तो ठीक इसके नीचे आ गया, 4 के बाद 3 1, 4 3 1 हो गया। ऑपोजिट फेसेस अगर आपसे कोई पूछ दे तो 2 का ऑपोजिट 1, 5 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 6। यहाँ पे 6 नहीं है ना लिखा हुआ, तो आप बोलोगे सर पहले भी तो ऐसे लिखा हुआ नहीं था, कुछ तो हम लोग पहले नहीं कर पा रहे थे ऑपोजिट, अभी इसका ऑपोजिट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि डाइस में हम लोगों को पता है नंबर 1 से लेके 6 तक अलॉट होता है। तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दोनों ऑपोजिट है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे 4 दिख रहा है, दोनों कॉमन, लेकिन 4 तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो वाला एलिमेंट यहाँ पे अभी तक दिख नहीं रहा था। लेकिन हम लोगों को पूछ क्या रहा है, when 6 is at the top, which number will be at the bottom? अगर 6 टॉप में है तो बॉटम में कौन सा होगा। ये पूछने का तरीका अलग है, लेकिन वही पूछ रहा है कि आप बताओ ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, किसका, 6 का। तो 6 का ऑपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला नंबर। 4 के ऑपोजिट में 6, 4 के ऑपोजिट में 6। तो आपको पूछ रहा है 6 के ऑपोजिट में कौन, तो 6 के ऑपोजिट में कौन, 4। बस इतना ही करना था। अगर कोई टॉप में है तो बॉटम में, मतलब क्या, ऑपोजिट फेस। अगर कोई लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कौन, ऑपोजिट फेस। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अभी देखिए चीजें यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 और 2 में कंपैरिजन होता था 2 डाइस में, लेकिन यहाँ पे एक साथ 3 डाइस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो 3 डाइस में भी ना अलग, मैं यहाँ पे ट्रिक्स में नहीं जाने वाला, आप लोग एकदम बेसिक समझो। हम लोगों को बस कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। ट्रिक्स होते हैं शॉर्टकट, हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा डाइस होगा, लेकिन अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी नजदीकी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो उतना भी ज्यादा शॉर्टकट नहीं जाएंगे, बेसिक चीज है, करने में भी कितना टाइम लगता है यार, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे 1 मिनट में। अपना एग्जाम तो वही डिमांड कर रहा है ना, 2 घंटे का आपका पेपर होता है जैसे, तो आपको बहुत सारा ज्यादा टाइम मिल जाता है रीजनिंग को करने के लिए या फिर मैथ्स को करने के लिए भी। तो थोड़ा अगर बेसिक से भी चले तो गलती की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी। इसलिए ट्रिक्स हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एक साथ 3 को कंपेयर नहीं कर सकते। करना किसको है, एट ए टाइम 2 को कंपेयर करना है। देखिए 1 2 3
कंपैरिजन एक साथ 2 का होगा तो क्या हो सकता है, 1 के साथ 2 का कंपैरिजन हो सकता है, 2 के साथ 3 का कंपैरिजन हो सकता है, अगेन 1 के साथ 3 का कंपैरिजन हो सकता है। ये सब कुछ कंपैरिजन करके आपको फाइनल आउटकम निकालना है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो कॉमन हम लोग ढूंढते थे, किसी भी 2 डाइस में एक कॉमन निकलता था, उसके बाद हम लोग रोटेशन करते थे और अपना आंसर निकल के आ जाता था। यहाँ पे जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे ना 1 और 2 के साथ, या फिर 2 और 3 का, या फिर 1 और 3 का, कहीं कहीं पे आपको कॉमन पार्ट 2 मिल जाएगा, मतलब एक से ज्यादा मिल जाएगा, और कहीं कहीं पे सिर्फ एक मिलेगा। तो अपना जो आंसर है वो निकलेगा कहाँ से, जहाँ पे कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब 1 एलिमेंट जहाँ पे कॉमन है। चेक करते हैं, 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब डाइस 1 और डाइस 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलो 1 कॉमन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग अगले वाले फॉर्मेशन पे एक बार चल सकते हैं, 2 और 3, डाइस 2 डाइस 3, कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ से भी अभी आंसर नहीं निकाल सकते। अगला कौन सा कंपैरिजन बच गया, ये वाला, डाइस 1 और डाइस 3, 1 5 6 1 2 4, देखिए यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो हम लोग इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस वाले डाइस में और उस वाले डाइस में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आप ऐसे लिख लो 1। चलिए इस वाले डाइस को मैं रोटेट कर रहा हूं, 1 5 6 1 5, अगले वाले को 1 2 4, ठीक, कॉमन पार्ट को नीचे लिखेंगे 2 4, मिल गया ना ऑपोजिट फेसेस, 6 के ऑपोजिट में 4, 5 के ऑपोजिट में 2, 1 के ऑपोजिट में जो अगला एक एलिमेंट जो यहाँ पे मिसिंग है वो वाला, तो इन 6 नंबर में एक नंबर मिसिंग जा रहा है, क्योंकि एक नंबर कॉमन पार्ट में दिख रहा है, क्या मिसिंग जा रहा है, 3 मिसिंग जा रहा है, तो 1 के ऑपोजिट में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है यहाँ, हाँ देखिए यही पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3, तो 3 के ऑपोजिट में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 विल बी द आंसर। ठीक है, बस जब 3 फिगर ऐसे आ जाएंगे एक साथ, अपने को एक साथ 2 फिगर का कंपैरिजन करना है, ऐसे कंपैरिजन करो ताकि उन दोनों में कॉमन पार्ट एक से ज्यादा अगर दिखे, कंपेयर नहीं करेंगे, कॉमन पार्ट सिर्फ एक एलिमेंट का होना चाहिए, तब जाके करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एक लौता मेथड नहीं है, कंपैरिजन हम लोग अक्सर जहाँ पे एक से ज्यादा कॉमन पार्ट होते हैं वहां पे भी कर लेते हैं, लेकिन वो ट्रिक है, उसको थोड़ा जल्दी करने का वो बस एक तरीका है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल कहता है आपको कंपैरिजन हमेशा 2 डाइसेस में करना है, इसलिए मैं उस फंडामेंटल पे यहाँ पे जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो आप इस मेथड को अच्छे से यूज कर सकते हो, कहीं पे भी गलती नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, मतलब यहाँ पे भी 3 डाइसेस है, अपने को कंपेयर करना है, एट ए टाइम कितने को करेंगे, 2 को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको पहले कंपेयर करते हैं, अच्छे से देखना, 1 3 4 1 4 2, 2 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है ना यहाँ पे, 4 4 1 1, 2 एलिमेंट, तो इसको नहीं लेंगे। अगला कंपैरिजन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, 1 4 2 1 2 6, 1 कॉमन 1 कॉमन, 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, मतलब इसको भी नहीं लेंगे। अब बचा क्या, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3, 1 3 4 1 2 6, देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब क्या, 1 3 4, इस वाले डाइस का रोटेशन 1 3 4, कहां से शुरू किया हमने, 1 से, 1 से ही क्यों शुरू किया, क्योंकि अगले वाले डाइस में जो कॉमन नंबर दिख रहा है या फिर जो कॉमन फेस दिख रहा है वो भी 1 दिख रहा है, इसका मतलब अगला वाला डाइस क्या हो जाएगा, 1 2 6 हो गया। ये और ये दोनों को ऑपोजिट फेस, ये दोनों ऑपोजिट फेस, 1 का ऑपोजिट फेस में आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा था, सिंपल। अब वही पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 5, मतलब जिस फेस में 5 लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियसली 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 6 के ऑपोजिट में है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 2 के ऑपोजिट में है, 1 हो सकता है क्योंकि वो किसी के भी ऑपोजिट में नहीं है, वो तो बस अपना कॉमन पार्ट था जिसने अपने को आंसर निकाल के दिया, तो 1 के ऑपोजिट में कौन हो जाएगा, 1 के ऑपोजिट में 5 अपना आंसर, तो 5 के ऑपोजिट में पूछा हुआ है ना यहाँ पे, तो 5 के ऑपोजिट में 1, एक ही बात है, 1 के ऑपोजिट में 5 या 5 के ऑपोजिट में 1। चलिए अब यहाँ पे फिर से
यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हुए, नंबर्स नहीं लिखे हुए। तो देखिए कंपैरिजन सेम वही है, मेथड वही है, अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर किसको करना है? एट ए टाइम किसी भी दो डाइस को करना है। तो कंपैरिजन आप इन दोनों में कर सकते हो, इन दोनों में कर सकते हो, या फिर इन दोनों में कर सकते हो। कंपेयर करते हैं ए एफ बी, एफ और बी, यहाँ पे भी एफ और बी, मतलब ये दोनों डाइस कंपेयर नहीं हो सकता। ये दोनों को एक बार चेक करते हैं, एफ सी बी, सी और बी, देखिए सी बी और यहाँ पे भी सी बी, फिर से दो एक से ज्यादा कॉमन पार्ट दिख रहे हैं तो नहीं कर सकते। अगेन इस पे भी ये वाला डाइस और ये वाला डाइस कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब आप ये मत समझना ना कि हर एक बार डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 को कंपेयर करना है। यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस वैसे सेटअप में आ चुका है कि मैं बाय डिफॉल्ट है ये वाला कि हर एक जगह पे डाइस 1 और डाइस 3 कंपेयर हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों को बस उसी को कंपेयर करना है जहां पे एक एलिमेंट कॉमन दिखे। देख लेते हैं ए एफ बी या सिर्फ और सिर्फ बी कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब डाइस 1 एंड डाइस 2 को कंपेयर करना है। तो पहले डाइस 1 का हम लोग रोटेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? कॉमन जो भी था उससे शुरू करेंगे। तो कॉमन क्या है? यहाँ पे बी है, तो बी से शुरू कर रहे, बी से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। बी के बाद ए के बाद एफ, तो बी के बाद ए के बाद हो गया। जिस वाले डाइस से कंपेयर कर रहे थे उसमें भी जो कॉमन पार्ट में था उसको लेंगे तो क्या बी को लेंगे। चलिए यहाँ पे बी के बाद रोटेशन तो ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज, तो बी के बाद सी के बाद ई, अगेन ई के बाद बी, मतलब यही रोटेट हो रहा है। बी के बाद सी के बाद बस। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आप बताओ सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग ई। तो ई के ऑपोजिट में क्या है? ई के ऑपोजिट में एफ है, तो एफ विल बी द आंसर। बस सिंपल। अब देखिए बार बार फिर से एक बार मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे आपको बी का ऑपोजिट नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि अल्फाबेट का जो काउंट होता है वो 6 तक लिमिट नहीं किया जाता, या फिर लिमिटेशन यहाँ पे 6 तक का नहीं है। बट नंबर्स में ना लिमिटेशन था 6 तक, कि हम लोग एक डाइस में लिखते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ रहे थे कि यहाँ पे 1 के अलावा जो भी नंबर है वो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में 5 मिसिंग था। लेकिन यहाँ पे आप अचानक से किसी भी अल्फाबेट को रैंडमली नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा यहाँ पे नंबर लिख रहा था। इसलिए बी के ऑपोजिट में हम लोग नहीं बता सकते। क्लियर इतना? ए के ऑपोजिट बता सकते हो सी, एफ के ऑपोजिट ई बता सकते हो, लेकिन बी के ऑपोजिट नहीं बता सकते। अगर आपको पता होता कि छठा नंबर जो भी 6th नंबर लेटर जो भी यूज हो रहा है, मान लेते कहीं पे लिखा होता द 6th अल्फाबेट इज एफ, ठीक, तो यहाँ पे बी के ऑपोजिट में, सॉरी एफ तो यहाँ पे यूज हो चुका है ना, तब एफ भी नहीं बताने वाला वो लोग। मान लेते हैं कि कोई एक अल्फाबेट दे दिया जेड, आपको बोलता है कि द 6th एलिमेंट या फिर 6th अल्फाबेट या फिर 6th फेस इज जेड, तो आप लोग बी के ऑपोजिट में किसको मान लेते हैं? जेड को मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ए और सी तो आपस में ऑपोजिट हो जाएगा, एफ और ई तो आपस में ऑपोजिट हो जाएगा, बचा कौन? बी और जेड, तो बी और जेड ऑपोजिट फेस में आ गया। सिंपल। अब देखिए डाइस का कंपैरिजन तो सिंपल था, इससे ज्यादा हार्ड और कुछ नहीं आने वाला। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या तो 2 डाइस में या तो 3 डाइस में। उसके बाद आपको कंपैरिजन तो मैंने सिखा दिया, आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब आपको दे सकता है पेपर, अच्छा फोल्ड, आपको ये डायग्राम अच्छे से अगर ना दिख रहा हो ना, तो मैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना लेता हूँ। 1 मिनट थोड़ा वक्त देना। 4 5 6 एफ ई सी डी ए। अच्छा, उम्मीद है अब दिख रहा है, वो थोड़ा छोटा था। अब आपको बोलेगा कि आपको ना एक डाइस, ओपन डाइस, ये टॉपिक का नाम अगर आप सर्च करोगे तो ओपन डाइस का पैटर्न मिल सकता है। कुछ भी टॉपिक में तो अलग अलग कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं इसमें ओपन डाइस, क्लोज डाइस ऐसे अलग अलग 2 टॉपिक नहीं ले रहा था। मैं डाइस क्लोज्ड भी आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ, और ये वाला क्वेश्चन है ओपन डाइस का। ओपन डाइस में अक्सर क्या बोलेगा ना, आपको एक डाइस खुला हुआ है पेपर फोल्डिंग टाइप, आपको उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके एक डाइस के शेप में लाना है, उसके बाद कौन किसके ऑपोजिट में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देखिए, अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। इस लाइन में जैसे जैसे है उस हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। उस क्यूब में कौन सा लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग द लेटर बी, उसमें इस बी के ऑपोजिट में कौन सा लेटर आने वाला है। अच्छा, बहुत सिंपल है ये। डाइस में ना आपको ऐसा होगा,
टोटल 6 बॉक्सेस होते हैं, इतना तो पता है। मतलब जो भी पेपर फोल्डिंग, आपको यहाँ पे पेपर का जो कर्व दिखेगा वो 6 बॉक्सेस में रहेगा, पहली बात तो ये क्लियर है। अब वो 6 बॉक्स का फॉर्म कैसे होगा? एक लाइन में 4 हो सकता है, 4 बॉक्स, और 2 बॉक्स ऐसे सेपरेट कहीं पे भी रख सकता है। देखिए अगला वाला फिगर 4 है, 2 बॉक्सेस अलग अलग जगह पे है। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे करवा दूंगा। ये देखिए 4 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस अलग अलग है। अगर ये मेथड आ गया या फिर इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कर सकते हो? 4 बॉक्सेस दिख रहा है ना, एक लाइन में जो 4 बॉक्सेस दिख रहे होंगे उसमें से पहले वाले से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये रहा पहला बॉक्स, पहला, दूसरे को इग्नोर करो, तीसरा, मतलब पहला और तीसरा ऑपोजिट में हो जाएगा। अगेन दूसरा और चौथा ऑपोजिट में हो जाएगा। मतलब पहला लेना है, एक छोड़ना है, अगला वाला इसका ऑपोजिट। दूसरा लेना है, एक छोड़ना है, अगला वाला इसके ऑपोजिट। और ए और डी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। बस ये सिंपल चीज है, ठीक है। इसमें ये क्यों कर रहे हैं इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस में। पहले अभी समझ लो, अगर एक लाइन में 4 डाइसेस या फिर 4 आपको बॉक्सेस दिखे तब आप ये वाला पैटर्न लगा सकते हो। जिस लाइन में 4 दिखेंगे उसका ऑपोजिट तो एकदम सिंपल, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, और जो साइड में जो 2 अलग अलग बॉक्सेस रह जाएंगे वो दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। ये मेथड। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा था ना बी का ऑपोजिट में कौन है, तो बी के ऑपोजिट में कौन है? देखिए तो बी के ऑपोजिट में एफ है, तो एफ विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए इस वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फोल्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लेटर। अच्छा, पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ऑपोजिट के हिसाब से, मतलब यही है ऑपोजिट फेसेस व्हेन द गिवन शीट इज फोल्डेड, ठीक है। ऑप्शन आपको चेक करना है कौन से 2 एलिमेंट ऑपोजिट होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए 4 बॉक्सेस एक लाइन में है तो ऑपोजिट कैसे निकलेगा? Q और V, W और C, T और S। मतलब कौन सा? Q, V, W, C, T, S। ये हो गए ऑपोजिट फेसेस 3, 1 2 3, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन चेक करना था कौन कौन सा। T और V ये तो नहीं होने वाला, Q और S ये भी नहीं होने वाला, C और W, हाँ C और W विल बी द आंसर। ये रहा C और W। अगला देख लेते हैं। A cube is made by folding the given sheet in the cube so formed. How many dots lie opposite to the face having 4 dots? आपको पूछ रहा है ये जो 4 डॉट्स है ये किसके ऑपोजिट होगा। अगर हम अपने टेक्निक के हिसाब से चलते हैं तो 4 डॉट के बाद क्या होगा? एक बॉक्स को छोड़ेंगे, अगला वाला बॉक्स, तो अगले वाले बॉक्स में कितना डॉट है? 6, तो 6 विल बी द आंसर। अगर आपको पूछ लेता 2 डॉट्स के ऑपोजिट कौन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 वाला। अगर आपको पूछ लेता कि 1 डॉट के ऑपोजिट कौन हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 3 डॉट्स, ठीक। अब देखिए आप थोड़ा चेंज कर सकता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि जहां पे 4 बॉक्सेस एट ए टाइम एक रो में रहेंगे या फिर एक कॉलम में रहेंगे तब जाके वो वाला लगा सकते हैं, बट यहाँ पे तो 4 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या करेंगे क्या नहीं? एक्चुअली में ना वो 4 लाइन हो या फिर 2 लाइन हो या फिर एक लाइन में 3 बॉक्सेस हो, किसी लाइन में 5 बॉक्सेस हो, ऐसा कोई टेक्निक है नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन हाँ, इन जनरल ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे एक रो में या फिर एक कॉलम में आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे, इसलिए मैंने ये वाला अलग से करवाया। अभी हम लोग देखेंगे काउंटिंग करते कैसे है। आपको करना वही है, एक बॉक्स को लेना है, एक को छोड़ना है, अगले वाले को काउंट करना है, एक बॉक्स को लेना है, एक को छोड़ना है, अगले वाले को काउंट करना है। तो ये होता है ऑपोजिट पेयर्स। इस वाले में ऑपोजिट में देखिए ई के ऑपोजिट में आ जाएगा ई के ऑपोजिट में आ जाएगा ए, सी के ऑपोजिट में आ जाएगा बी। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? सेम लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम लाइन में ही एक बॉक्स को काउंट करेंगे, अगले वाले बॉक्स तक जाएंगे उसी वाले लाइन में एक का गैप रखते हुए, ठीक। लेकिन आप लोग बोलोगे अगर इस हिसाब से जाते हैं तो एफ के बाद तो सी आना चाहिए था, क्योंकि एफ के बाद मैंने एक बॉक्स छोड़ा, अगला बॉक्स क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला? सेम लाइन में अगर ट्रेवल करेंगे तो अगर आप F के बाद A तक जाते हैं तो A के बाद वाला एलिमेंट होना चाहिए था आपके ऑपोजिट, लेकिन यहाँ पे A के बाद तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्लियर। लेकिन F के बाद ये जो पूरा नया एक रो नया डेवलप हो रहा है, ये F के लिए तो अलग एक घर है पूरा, तो F इस घर को इग्नोर करके अगले वाले पे जंप कर रहा है, बस यही करना था। तो F के बाद इस पूरे को छोड़ेंगे फिर D पे जाएंगे, तो F का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। लेकिन
ई से लेके ए तक जाने के लिए हमने बस इसी को क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक घर में है, तो ये एक बॉक्स को बस जंप कर रहा था। लेकिन एफ और डी देखिए अलग अलग घर में है, तो अगर अलग अलग आप घर में हो, मतलब अलग अलग आप रो में हो या फिर अलग अलग आप कॉलम में हो, तब जाके आपको अगला वाला पूरा का पूरा रो या फिर पूरा का पूरा कॉलम ऐसे छोड़ना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही पूछा हुआ है कौन से दो पेयर्स ऑपोजिट होंगे, तो आंसर देखिए डी एंड एफ, तो डी एंड एफ विल बी द आंसर। देख लेते, चेक करते, ए एंड डी, ए और डी तो नहीं होगा, ई और बी, ई और बी भी नहीं होगा, ई एंड सी, ई एंड सी भी नहीं होगा। ऑपोजिट क्या क्या था, ई के साथ ए, सी के साथ बी और एफ के साथ डी, ये थे ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म टर्निंग द क्यूब गिवन इन द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो भी है आपको बोल रहा है कि इस को अगर इस पेपर को अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो इनमें से कौन सा क्यूब यहाँ पे बन के आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑपोजिट फेसेस यहाँ पे पता करना होगा, तो हम लोग पहले ऑपोजिट फेसेस निकाल लेते हैं। चलिए, ये दोनों ऑपोजिट होंगे एक छोड़ के, क्योंकि देखिए एक ही घर में है, ऐसे कह सकते हैं एक ही कॉलम में है ये, तो एक ही कॉलम में अगर होंगे तो एक बॉक्स को जंप करके अगला वाला बॉक्स। ये दोनों देखिए अगेन एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में हो, एक ही रो में हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स को छोड़ के अगले वाले पे जा सकते हैं। लेकिन देखिए ये वाला और ये वाला एक घर में नहीं है, या फिर आप कह सकते हो एक रो में या फिर एक कॉलम में ये नहीं है, अलग अलग में है। तो अगर ऐसा होता है तो अगर आप यहां से काउंट करते हो तो अगले वाले पूरे रो को या फिर पूरे कॉलम को स्किप करना है आपको, फिर जाके आपको जो भी बॉक्स मिलेगा वो आपका ऑपोजिट फेस होगा। मतलब यहां से अगर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ऑपोजिट फेस। तो आपको अभी ऑपोजिट फेसेस तो पता है। अब इस टाइप का आंसर करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है, पहले तो आपको ऑपोजिट फेसेस पता है। अगर ऑपोजिट फेसेस आपको पता है इसका मतलब क्या, एक साथ वो ऑपोजिट फेसेस किसी भी एक डायग्राम में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप जब डाइस को थ्रो कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो एक बार ऊपर से, आपको क्या दिख रहा है, एट ए टाइम 3 फेस दिख रहा है और 3 फेस आपको नहीं दिख रहा है। वो कौन से 3 फेस आपको नहीं दिखते हैं, जो 3 फेस आप देख रहे हो उनके ऑपोजिट में जो होते हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट फेसेस वाला जो भी डाइस है यहाँ पे या फिर जो भी बॉक्स है यहाँ पे एक साथ किसी भी डायग्राम में नहीं आ सकता। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ये दोनों, ये और ये ऑपोजिट था, तो ये और ये देखिए इस बॉक्स में आ रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए, ये और ये ऑपोजिट था, यहाँ पे भी ये और ये एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगले वाले पे चलते हैं, ट्राइंगल और सर्कल, ये वाला ओवल शेप जो दिख रहा है वो एक साथ, चलिए ये अपना मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। अगला वाला देख लेते हैं, ये वाला और फिर ये वाला एक साथ दिख रहा है ना, ये और ये, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, सर्कल के साथ ट्राइंगल, ये देखिए सर्कल के साथ यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब आप पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, ऑपोजिट फेसेस लिख लोगे, ऑपोजिट वाले दोनों एक साथ एक डायग्राम में नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा डायग्रामेटिक था ना, इसमें डायग्राम्स पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। मैं क्या करता हूँ, एक आपको दूसरे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलिए, अगर आपको ये वाला डायग्राम दे देता, मान लेते हैं, तो आप डायरेक्टली पहले तो ऑपोजिट निकाल सकते हो ना, 1 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 5 और 2 का ऑपोजिट, सॉरी 4 का ऑपोजिट 6 और 2 का ऑपोजिट 5। ठीक है, अब आपको कुछ ऑप्शंस में ऐसे डायग्राम्स देंगे, तो आपको बस डायग्राम में यही देखना था कि 1 और 3 ये दोनों ऑपोजिट है, मतलब एक साथ ये डायग्राम में नहीं आने चाहिए। 4 और 6 ऑपोजिट है, एक साथ डायग्राम में नहीं आना चाहिए। 2 और 5 ये भी ऑपोजिट है, मतलब एक साथ डायग्राम में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी डायग्राम हो वो पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो इस वाले में हमने 3 को एलिमिनेट किया था और एक को अपना सही आंसर मार्क किया था। इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। ठीक,
चलिए देखिए, पिछला वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम थोड़ा अलग है। ये जो अपना 3 का था, ये 3 का पेयर था। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, 4 का पेयर था और 2 अलग अलग होते थे। इसमें देखिए 3 का पेयर है, एक अलग से है, 2 अलग से है। तो इसमें भी अलग कुछ नहीं है, आपको बस यही मेथड यूज करना है कि आप अगर कोई भी डाइस का बॉक्स एक रो में दिख रहा है या फिर एक कॉलम में दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, बस एक बॉक्स का गैप रखोगे। अगर एक से लेके दूसरे तक जाने में अगर कोई हम लोगों को अगला बॉक्स नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला पूरा रो या फिर पूरे कॉलम को ही स्किप कर देंगे। जैसे यहाँ पे एन से लेके देखिए आप 2 तक जा सकते हो, क्योंकि एन से लेके 2 तक एक ही रो में है। और जाने का तरीका क्या होगा, हम लोग एक बॉक्स को स्किप करेंगे। एल से लेके किसी भी बॉक्स तक आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। देखिए एल के बाद एम, एम के नीचे तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एल से लेके कहाँ तक आएंगे हम लोग, एल से लेके आप कहाँ ट्रेवल करोगे, एल से लेके एम, एम के बाद एन। ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एल के बाद तो आपको पूरा का पूरा रो ही स्किप करना था, तो अगला कोई एलिमेंट उधर है ही नहीं। तो एल के बाद ये वाला पूरा रो आप स्किप करोगे, स्किप करने के बाद कहाँ तक आओगे, 1 तक आओगे। बस ये वाला ऑपोजिट हो गया। सिमिलरली अब बचा क्या, बचा एम से लेके ओ तक। बस जब आप एम से निकल के आओगे तो अगला वाला रो, नया एक रो क्या निकल रहा है, एल निकल रहा है, मतलब एल को स्किप करके आंसर होना चाहिए था, बट नहीं है। एम से इधर निकलोगे तो क्या होगा, एम के बाद एन, उसके बाद कुछ है ही नहीं, नहीं जा सकते। इधर अगर जाओगे तो 2 के बाद भी कुछ नहीं है, मतलब नहीं जा सकते। अब बचा नीचे, एम से अगर नीचे आते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा रो, ये जो रो 2 और 1, इसको पूरा का पूरा स्किप करना है। स्किप करने के बाद जो भी अल्फाबेट दिखेगा या फिर जो भी बॉक्स दिखेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां से ऑपोजिट क्या क्या निकल के आया, एन 2 एम 1 एल, सॉरी एल के साथ था 1 और एम के साथ था 0। बस ये थे अपने ऑपोजिट फेसेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो 0 के ऑपोजिट में कौन है, तो 0 के ऑपोजिट में कौन दिख रहा है, यहाँ पे एम दिख रहा है। बस ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स इस वाले टॉपिक में। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।